वो अपनी दोस्त के बताए हुए रास्तों पर चलती उस खंडर नुमा घर में दाखिल हुई थी, जबकि उसका दिल अंदर ही अंदर से घबरा रहा था। उसके बाप को कुछ महीने पहले एक मशहूर गुंडे ने कत्ल कर दिया था और अब उस गुंडे को मरवाना चाहती थी। मुझे तो उसकी दोस्त रुबाब ने यहाँ का एड्रेस भी दिया था, बस उसका काम आसानी से हो सकता था। वो पहली बार तन्हा कहीं जा रही थी, और वो भी इस तरह की सुनसान सी जगह पर। लेकिन फिर भी वो हिम्मत पकड़ते चली गई और उस खंडर में दाखिल हुई थी, क्योंकि उस घर को खंडर कहना ज्यादा बेहतर था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, एक अजीब सी बू उसके दिमाग को चढ़ी थी। उसने नाक पर हाथ रखा था। सामने ही लड़कों के गिरोह ने अपने इलाके में लड़की देखते आंखों से एक दूसरे को इशारे किया था। एक लम्हे के लिए तो वो डगमगाई थी, लेकिन फिर संभल कर उनके करीब आई थी। यहाँ किसी लड़की की तो क्या, किसी चिड़िया के पर मारने की भी हिम्मत नहीं होती थी। वो जहाँ खड़ी थी, इसलिए सब उसे कुछ हैरान और अजीबोगरीब नजरों से देख रहे थे। लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक आदमी ने खड़े होते पूछा था। वो मुझे मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। कहाँ मिलेंगे? उसने लड़खड़ाते लहजे में पूछा था। वहाँ मौजूद उन सब ने उसे ऐसी नजरों से देखा था जैसे कहना चाह रहे हो, तुम पागल हो गई हो लड़की, क्यों मिलना है, क्या काम है? दूसरे लड़के ने पूछा। मैं उन्हें ही बताऊंगी, वो यहाँ हैं। वो बहुत कॉन्फिडेंस से यहाँ आ तो गई थी, लेकिन अब उसे अपनी हिमाकत का थोड़ा बहुत अफसोस हो रहा था। तुम हमें बता दो, हम उन्हें बता देंगे, एक लड़का उसके करीब आते बोला था। वो तेजी से 2 कदम पीछे हुई थी। वहाँ हर तरफ उन सब के कह गूंज रहे थे। वो मजीद कंफ्यूज हुई थी। तभी वो दरवाजा दोबारा से खुला था, जहाँ से वो आई थी। सबने पलटकर उसकी तरफ देखा था। सियाह सलवार कमीज पर भूरी शाल कंधों पर ओढ़े, वो लंबे चौड़े कद के साथ झलक कर खंडर के छोटे से दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। उसकी रोबदार शख्सियत को देखते वो सब चुप हुए थे। क्या हो रहा है यहाँ? वहाँ एक लड़की को देखते दिलाराम खानजादा का दिमाग घुमा था। उसे लगा शायद उसके आदमियों ने उस लड़कियों को किसी गलत काम के लिए उठाया है। बस ये खुद यहाँ आई है, हम नहीं लाए। इसके एक आदमी ने तेजी से वजाहत दी थी, और बाकी सब ने भी इस बात में सर हिला दिया था, क्योंकि दर्राम खानजादा गुस्से से वो सब वाकिफ थे। वो तो अब तक उसकी तेज आवाज पर ही खौफ से बस उसे देख रही थी। क्यों आई हो तुम यहाँ? वो उस लड़की से सवाल करते हुए जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया था। मुझे किसी की सुपारी देनी है, मेरा मतलब किसी को मरवाना है, दौरान खानजादा को देखते घबराकर कहते। उसने साथ ही एक बैग से सोने की चेन और हजार हजार के कई नोट सामने टेबल पर उलट दिए थे। शायद ये सब उसकी जमा पूंजी थी। सामने बैठे दाराम खानजादा ने हमें अचकाते कॉलेज यूनिफॉर्म में उस मासूम कम उम्र लड़की को देखा, और उस खंडर में जमा उसके आदमी अपनी हंसी दबाने लगे थे। वो जो एक काम के करोड़ों रुपए लेता था, सामने बैठी लड़की चंद हजार में कत्ल करवाना चाहती थी। किसको मारना है? दारम खानजादा ने दिलचस्पी से पूछा था। कि कोई दारम नाम का गुंडा है, उसे उसने मेरे बाबा को कत्ल किया है। वो नमाकू से मासूमियत से बोली। दारम खानजादा गहरा मुस्कुराया था। उसके आदमी भी अपनी हंसी रोकते उसे देखने लगे थे। दारम खानजादा ने कुछ तो काफी दिलचस्पी से उसे सुना, फिर सीधा होकर बैठा था। मुझे जानती हो? दारम के सवाल पर वो मासूम तेजी से नफी में सर हिलाने लगी। फिर यहाँ कैसे आए? दारम ने उसके घबराए हुए चेहरे को देखते पूछा। मेरी दोस्त ने आपका एड्रेस दिया था, उसके हाथों की उंगलियां मसलते वजाहत दी थी। गुड, कल तक काम हो जाएगा, पर इतने पैसों से नहीं होगा, कुछ मुआवजा और देना पड़ेगा। वो मैं काम करके खुद लेने आ जाऊंगा। और हाँ, दोबारा यहाँ ना आना। दारम खानजादा ने अपने आदमियों की गहरी नजरें उसके आर पार होते देखकर जल्दी से उस बात को निपटाना चाहा, ताकि वो यहाँ से चली जाए। और आखिरी बात उसने कुछ सख्ती से कही थी, पक्का काम हो जाएगा ना? उसके चेहरे पर हल्का सा जोश आया था। दारम खानजादा और उठकर खड़ा हुआ। हाँ हो जाएगा, लेकिन तुम यहाँ से दोबारा नजर नहीं आओगी, दारम ने उसके पास आते कहा था। तो उसने तेजी से इस बात में सर हिलाया था। दारम के सामने वो बिल्कुल छोटी सी गुड़िया लग रही थी, जो उसके वजूद के पीछे छुप गई थी। शुक्रिया, वो उसकी मशहूर हुई थी।
ये जाने बगैर वो जिस इंसान को कत्ल करवाने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, वही इसके सामने खड़ा है। वो जाने के लिए उसके पास से गुजरने लगी। क्या दारम खानजादा ने उसकी नाजुक कलाई अपने हाथ में थामी थी, वो वहीं थम सी गई थी। वो उसके कान के पास झुका था। दोबारा किसी के भी बताने पर मुंह उठाकर बिना सोचे समझे कहीं भी चली ना जाना। हर जगह हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती, जैसी ये जगह तुम्हारे जैसी मासूम लड़कियों के लिए नहीं बनी। इसी तरह आइंदा ऐसी किसी जगह पर ना जाना जहाँ जाने से पहले सोचना पड़े। दुनिया दरिंदों से भरी पड़ी है और वो तुम्हारे जैसे लोगों की ही तलाश में बैठे हैं। और हाँ, हर कोई यकीन के काबिल नहीं होता। दारम खानजादा ने संजीदगी और सख्ती से उसे वार्न करना चाहा था, और तुम्हें जिस नरमी का हाथ थामा था, उस नरमी से छोड़ते हुए पीछे हटा था। वो एक नज़र उस पुरइसरार इंसान पर डालते ही निकल गई थी। दारम खानजादा ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा था और अपने आदमियों को देखा था। ये सब समेटो, एक भी भाई खर्च ना हो इसमें से। उसने मेज पर पड़े पैसों और चेन की तरफ इशारा किया था। और अगर दोबारा ये लड़की मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ आए तो नजरें नीची रखना और उसे सही सलामत घर वापस पहुंचा कर आना। वह उन सबको ये कहते वहां से निकल गया था। उसके जाते ही सब ने हैरत से एक दूसरे को देखा था। उनके बॉस को क्या हो गया था, लेकिन फिर कंधे अस्काते हुए सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। बाहर जाते ही गहरा सांस लिया था, जैसे वो किसी कैद से आजाद हो गई हो। इस कदर घुटन थी वहां, पता नहीं वो सब कैसे रहते हैं। उसने गहरे गहरे सांस लेते सोचा, और मेन रोड पर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ था वो तो किराए के पैसे भी उन्हें ही दे आई थी, यानी अब पैदल ही चलना पड़ेगा। वो रुहासी हुई थी। इतना लंबा सफर वो पैदल तय करती तो जरूर शाम हो जाती, लेकिन शाम तो तब होनी जब वो इतना चल सकती। वो खुद से उलझती दिल ही दिल में दुआएं करती चली जा रही थी। तभी एक सियाह जीप आकर उसके पास रुकी थी। वो डरकर अपनी जगह से उछली थी, लेकिन जीप में दारम खानजादा को देखते उसे हैरत हुई थी। क्या आप पैसे लेने आ गए हैं? अभी तो मेरे पास कुछ नहीं, जो था वो मैंने। वो उसे देखते ही तेज-तेज बोलने लगी थी। खामोश, मैंने फिलहाल ऐसी कोई डिमांड नहीं की, इसलिए फजूल न बोलो, बल्कि जीप में बैठो, तुम्हें घर छोड़ कर आऊं। उसने संजीदगी से कहा था। वो गड़बड़ाई थी। मैं मैं क्यों बैठूं? उसने 2 कदम पीछे किए थे। इतनी गर्मी है, और ऊपर से अपना सारा माल तुम दारम खानजादा को मारने के लिए देकर आ गई हो। अब इंसानियत के नाते तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, इसलिए बैठ जाना। उसने बजाय संजीदगी से ही कहा था, लेकिन उस लड़की की डरी सहमी सूरत देखकर दारम खानजादा का दिल चाह रहा था उसे बता दे। वो जिसे मरवाना चाह रही है वो दारम खानजादा के सामने खड़ा है। मैं आपके साथ अकेले कैसे चले जाऊं? असल में वो कहना चाहती थी, मैं आप पर एतबार कैसे करूं? जैसे मैं उठाकर उस खंडर में अकेली गई थी जहाँ तरह तरह के मर्द जमा थे, बिल्कुल वैसे ही दारम ने तंज किया था, जो कि उसके सर के ऊपर से गुजर गया था। तो वहाँ इतने सब लोग थे और आप अकेले हैं। उसने मासूमियत से अपने इनकार की वजह पेश की, तो दारम खानजादा ने आईब्रोज उकेड़ते हुए उसे देखा था, जैसे उसकी अकल पर अफसोस कर रहा हो। वो इतने सारे लोग थे और तन्हा थी। अगर वो सब मिलकर तुम्हें अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते तो एक एक बोटी सबके हिस्से में आनी थी। दारम खानजादा ने खोले लफ्जों में कहा था। उसने सहमकर उसे देखा था। अल्लाह ना करे, उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा था। बैठ रही हो या धूप में ही सड़ना है? दारम ने ग्लासेस चढ़ाते हुए पूछा था। इतना लंबा रास्ता और ऊपर से गर्मी। कुछ देर सोचने के बाद वो डरते डरते दूसरी तरफ जीप में बैठ गई थी। एड्रेस? दारम ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा था। उसने एड्रेस बता दिया था। फिर उसने दारम खानजादा के संजीदा और सख्त चेहरे की तरफ देखा था। बेशक वो एक वजीह मर्द था, लेकिन उसकी बातें आधी तो दुनिया के सर के ऊपर से गुजर गई थी। क्या वो आदमी सच में बहुत बुरे थे? उसने घबराकर पूछा था। सब बुरे होते हैं, सब मतलब सभी, और शायद कहीं न कहीं तुम भी। इसलिए दोबारा अंधा एतमाद किसी पर ना करना। इतनी सी अक्ल तो होगी, उसका इस्तेमाल सीखो और हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो। धर्म ने गाड़ी साइड पर रोकते उसकी तरफ देखते कहा था, तो उसने तेजी से उस बात में सर हिलाया। फिर दारम खानजादा ने उसे घर से काफी पीछे ही उतार दिया था, और वो बिना पलट कर देखे तेजी से वहां से चली गई थी। दारम खानजादा की नजरों ने
दूर तक उसका पीछा किया था। वो तो इतना तो समझ गया था, वो लड़की हद से ज्यादा बेवकूफ थी, जो अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जहमत नहीं करती थी। फिर वो कुछ सोचते गहरा मुस्कुराया था और जीप स्टार्ट करते आगे बढ़ गया था। वो घर में दाखिल हुई तो सामने ही उसकी अम्मी सहन में टहल रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, उसने धीरे से सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम जीनी, इतनी देर क्यों कर दी आते आते? मैं इतनी परेशान हो गई थी, उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा था। कुछ नहीं अम्मी, बस आज एक्स्ट्रा क्लास थी इसलिए देर हो गई। उसने लॉन्ज में दाखिल होते झूठ बोला था। जानती थी अगर सब बताया तो अम्मी बहुत डांटेगी, तो बता दिया करो जीनी, मैं घबरा जाती हूँ। उन्होंने पुरसुकून होते हुए कहा था। अच्छा अम्मी, दोबारा बता दिया करूंगी, आप परेशान न हुआ करें। उसने उनके कंधे पर सर रखते हुए बाजू उनके गिर्द लपेटे थे। कैसे परेशान न हो, पहले तुम्हारे अब्बू होते थे और अब बस हम दोनों एक दूसरे का सहारा है। उन्होंने जीनी के बालों में हाथ फेरा था। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा अम्मी, आप परेशान न हो। जीनिया ने उनका माथा चूमते कहा था। इंशाल्लाह। उन्होंने उसका बाजू थपथपाया। बहुत भूख लग रही है, खाना मिल जाएगा? वो मुंह बनाने वाली बोली थी। जाकर यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं लेकर आती हूँ। वो उठकर खड़ी हुई थी तो जीनिया भी अपने कमरे में चली गई थी। शुक्र है आज बचा गई। कमरे में जाते ही उसने गहरा सांस लिया था और चेंज करने गई थी। वो अगले दिन कॉलेज गई तो रुबाब उसकी मुंतजिर थी। शुक्र है तुम आ गई, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। उसे देखते ही रुबाब शुरू हो गई थी। ऐसी भी क्या बात है? जीनिया कॉरिडोर में एक तरफ सीढ़ियों पर बैठते कहा था। जल्दी बताओ, कल गई थी तुम वहाँ? रुबाब ने बेसब्री से पूछा था। हाँ गई थी, उसने अपने हाथों को देखते हुए कहा था। रुबाब की आंखों में अजीब सी चमक आई थी। क्या हुआ वहाँ? उसने फिर पूछा था। कुछ नहीं, बस मैं गई, दारम खानजादा की सुपारी दी और वापस आ गई, उसने कंधे हिचकाते बताया था। बस रुबाब को यह बात हजम नहीं हुई थी। हाँ बस, जेनिया ने न समझी से उसे देखा था। मतलब उस गुंडे ने कुछ कहा तो नहीं? रुबाब को हैरत हुई थी। वो उन आवारा मर्दों के डरने में गई थी और सही सलामत वापस आ गई थी। हाँ बस, लेकिन वो जगह बहुत अजीब लगी थी, मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊंगी। उसने बुरा सा मुंह बनाया था। कुछ कहा उन्होंने तुम्हें? रुबाब ने बेताबी से पूछा था। नहीं किया तो कुछ नहीं, छोड़ो ना तुम उन बातों को। जीनिया ने सर झटकते कहा था। रुबाब ने मदमजा होते उसे देखा था। दारम खानजादा के शिकंजे से बच आई थी, जो उस शहर का सबसे बड़ा गुंडा था। फिर जीनिया नोट्स की बातें करने लगी तो मजबूरन उसे भी टॉपिक चेंज करना पड़ा। वो कॉलेज से हारी घर जाने के लिए रिक्शे के इंतजार में खड़ी थी जब एक तेज रफ्तार जीप उसके पास आकर रुकी थी। वो अचानक जीप के रुकने पर डरकर पीछे हटी थी। फिर गुस्से से उसने चेहरा मोड़कर आने वाले शख्स को देखा, लेकिन उस दिन वाले शख्स पर नजर पड़ते ही सारा गुस्सा उड़नछू हुआ था और गुस्से की जगह डर ने ले ली थी। बैठो, दारम खानजादा ने उसे हुक्म दिया था। मैं क्यों बैठूं? उसने डरते डरते पूछा था। अपना काम करवाना है या नहीं? उसने जैसे ही धमकी दी थी तो वो चुपचाप आकर जीप में बैठ गई थी। उसने दुनिया पे बैठते ही जीप स्टार्ट की थी। मेरा काम कब तक होगा? उसने थूक निकलते पूछा था। पता नहीं क्यों दुनिया को उससे बहुत डर लग रहा था। पहले ये बताओ, मुझे जानती हो? उसने जीप एक साइड पर रोकी थी और स्टीयरिंग पर बाजू टिकाते पूछा था। ना नहीं, उसने मासूमियत से कहा था। तो दारम खानजादा ने कहका लगाया। मैं दारम खानजादा हूँ, वही दारम खानजादा जिसे तुम कत्ल करवाना चाहती हो। वो उसके करीब झुका था। सीनियर डर के चीफ के साथ लगी थी। ये झूठ बोल रहे हैं आप? आपने मेरा काम नहीं करना तो मत न कर दे, उसने लड़खड़ाते लहजे में कहा था। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? और चलो, ये काम करने का मौका मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे साथ शादी करोगी? फिर सारी जिंदगी जैसे चाहना सजा देना या फिर गोली मारकर कत्ल कर देना। उसकी बात पर वो हक्का बक्का उसे देख रही थी। अभी तो पहली वाली बात यकीन नहीं आ रहा था। उसने नया झटका दे दिया था। मुझे घर जाना है। और वहाँ से थी। घर ही जा रहे हैं? पहले जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो उसकी तरफ झुका था। डर से विनिया के आंसू आंखों से बाहर आने लगे थे। कुछ देर उसके मासूम चेहरे को करीब से देखता रहा, फिर झटके से पीछे हटा था। तुम वक्त लेना चाहती हो? सोचने के लिए तो ले लो, लेकिन जवाब हाँ होना चाहिए, दारम खानजादा ने जीप स्टार्ट करते कहा था। जीनिया कुछ बोले बिना
बस अपने सही सलामत घर पहुंचने की दुआएं मांग रही थी। उसने कल वाली जगह पर जब जीप रोक दी थी, वो बिना उसकी तरफ देखे तेजी से उतरते वहां से चली गई थी, जबकि दारम खानजादा उसकी तेजी पर मुस्कुराया था। और फिर उसने गाड़ी मोड़ ली थी। वो घर आई तो उसका पूरा वजूद पसीने से सरबूर था। वो तो शुक्र था अम्मी ज़ोहर की नमाज पढ़ रही थी, वरना वो उसको इसकी हालत में देखकर जरूर सवाल करती। उसके पाँव हमेशा से घर के मेन गेट की एक्स्ट्रा चाबी होती थी। उसने अपने कमरे में आते अपना बैग उठाकर बेड पर फेंका और खुद फुल स्पीड में पंखा चलाकर लेट गई थी। क्या वो वाकई दारम खानजादा था? या अल्लाह, मैं दारम खानजादा के अड्डे पर इतने धड़ल्ले से बिना कुछ सोचे समझे कैसे चली गई? उसकी जीप में भी बैठ गई। अगर वो मुझे भी मार देता तो? उससे आगे वो सोच नहीं सकती थी। वो बुरी तरह डर गई थी, क्योंकि दारम खानजादा एक ऐसा नाम था जिससे वो जितनी नफरत करती थी, उसकी वहशत से उतना ही डरती थी। उसका वजूद डर से कांप रहा था, यानी वो अपने बाप के कातिलों से मदद लेने चली गई और अब उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी भी होने लगी थी। और रुबाब, तुमने मुझे गलत इंसान बताया। क्या ऐसी होती हैं दोस्तें? अगर वहाँ मेरे साथ कुछ गलत हो जाता? उसकी सोच यहाँ आकर रुक गई थी। उसने तकिए में चेहरा छुपाया था। बाबा, आपको अभी नहीं जाना चाहिए था। अपनी सारी सोचों से लड़ते लड़ते जब थक गई तो तकिए में चेहरा छुपाए रोते हुए बोली, पर वैसे ही लेटे हुए वो सो गई थी। शाम को काफी लेट उसकी आंख खुली थी। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो उसकी अम्मी बरामदे में ही बैठी हुई ड्रामा देख रही थी। अम्मी वो आकर उनके पास बैठते उनके सीने से लगी थी। उठ गई हो? आज खाना नहीं खाया और आते ही सो गई? तबीयत ठीक है? उन्होंने जीनिया के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा था। जी अम्मी, बस थक गई थी, उसने मुस्कुराकर कहा था। जीनिया, मुझे एक बात करनी थी। बेटा, वो उसकी संजीदा आवाज पर सीधी होकर बैठी थी। क्या बात है अम्मी? उसे परेशानी हुई थी। जीनिया, आज तुम्हारी रजिया खाला आई थी एक रिश्ता लेकर तुम्हारे लिए। मुझे काफी मकबूल लग रहा है ये रिश्ता। लड़का बहुत बड़ा ऑफिसर है, फैमिली बस उसकी एक माँ है। छोटी सी फैमिली और लड़का भी अच्छा है। मुझे तो पसंद आया है। उन्होंने उसे तफसील बताई थी, लेकिन अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, मुझे इतना कुछ करना है अपनी लाइफ में। वो फौरन परेशानी से बोली थी। बेटा, तुम्हारा बाप सर पर नहीं है, अब मैं अकेली कैसे सब संभालूंगी? अभी कुछ पैसे और जमा पूंजी मेरे पास मौजूद है, हम सादगी से रुखसती कर सकेंगे उसमें। उनकी बात सुनते जीनिया ने अपना खुश्क होता गला तर्क किया था। वो उन्हें कैसे बताती? जमा पूंजी तो वो लुटा आई है, लेकिन अम्मी, उसने कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसकी माँ ने रोक दिया था। जीनी बेटा, मना ना करना, तुम्हें पता है ये दुनिया कैसी है। मैं अकेले कब तक सबको देखूंगी? बस तुम्हारी शादी कर दूं, फिर भाई शाह के पास कनाडा चली जाऊंगी। उन्होंने उसे समझाना चाहा। जीनिया को धर्म खानजादा की धमकी याद आई थी। वो इतना बड़ा गुंडा उसके पीछे लग गया था, जो उसके बाप को मार सकता है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। अगर ये रिश्ता हो जाए तो शायद वो पीछे से हट जाए। जीनिया ने दिल में सोचा था। ठीक है, आप उन लोगों को बुला लें। उसने सर झुकाकर कहा था। खुश रहो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। उन्होंने उसका गाल प्यार से चूमते कहा। वो उनके कंधे पर सर रखकर बैठ गई, लेकिन उसका दिल बहुत घबरा रहा था और वह उन्हें कुछ नहीं बता सकती थी। अगले दिन कॉलेज नहीं गई थी, क्योंकि रिश्ते के लिए मेहमान आने थे। वो सुबह ही अम्मी के साथ तैयारियां करवा रही थी। जाओ, अब तुम तैयार हो जाओ जाकर, बाकी सब मैं देख लूंगी। उन्होंने जीनिया को कमरे में भेजा था, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसका मोबाइल रिंग कर रहा था और नॉन नंबर देखकर वो सोच में पड़ गई थी, उठाए या नहीं। लेकिन फिर कॉल अटेंड करते मोबाइल कान से लगाया था। जी, उसने अपने लहजे को नॉर्मल बनाते हुए पूछा था। आज कोई रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं तुम्हें? दूसरी तरफ से बिना तमीज के सवाल पूछा गया था और जीनिया उसकी आवाज़ सुनते ही समझ गई थी। कौन बोल रहा है? आप? किसने आपको मेरा नंबर दिया? उसने हैरत से पूछा था। मैं नारम खानजादा हूँ, जिस पर एक बार दिल आ जाए उसकी तो सांसों से भी वाकिफ होता हूँ मैं। अब तुम बताओ, इस रिश्ते से इनकार कर रही हो या नहीं? दारम खानजादा ने संजीदगी से कहा था। नहीं, न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी, लेकिन उसे मना करते फौरन ही जीनिया ने कॉल बंद करते मोबाइल ही ऑफ कर दिया था। उसके पास तो कोई था भी नहीं जिसे वो जाकर बताती। इस मसले में वो खुद फंसी थी और अब उसे खुद ही इस मसले से निकलना था। ग्रीन हल्की सी एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस पहनकर लाइट्स में मेकअप में
वो बिल्कुल तैयार थी। उसे देखने लड़के की माँ आई थी, खाला रजिया के साथ। वो बहुत अच्छी और मजेब खातून थी। जीनिया को भी वो डिसेंट और प्यारी लगी थी। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, बस मेरी बहू तो यही बनेगी, उन्होंने जीनिया का माथा चूमते हुए कहा था। जीनिया ने चेहरा झुकाया। जी मुझे भी आप पसंद आई हैं, बाकी मैं अपने भाई से बात करके बताऊंगी, जीनिया की अम्मी ने कहा था। ठीक है, आप जितने चाहें वक्त लें, लेकिन जीनिया हमारी ही बेटी बनेगी और आप भी जल्दी से आइएगा और जरार से भी मिल लीजिएगा आप, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। तो जीनिया की अम्मी ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया था। जी जी जरूर आऊंगी। जीनिया बस खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। मेरा जरार बहुत अच्छा बेटा है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही मेरा बेटा, बल्कि वो वाकई एक बहुत अच्छा इंसान है, और मैं पूरे यकीन से कहती हूँ वो जीनिया को बहुत खुश रखेगा। आजकल भी उसकी पोस्टिंग किसी दूसरे शहर में है और मैं उसे भी लेकर आती। जरार का जिक्र करते हुए उसके लहजे में प्यार ही प्यार था। इस तरह मजीद कुछ बातें करके वो चली गई थी। तभी उसकी अम्मी भी कमरे में आई थी। क्या हुआ अम्मी? वो उठकर बेड से खड़ी हुई थी। बेटा मैं बस तुम्हारी राय लेने आई थी, और वो आकर उसके पास बेड पर बैठ गई थी। अम्मी आप चाहें वो करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। वो रजमंद हुई थी। उन्होंने मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा था। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे, और वैसे भी मुझे लोग अच्छे लगे हैं, बाकी मिलकर ही डिसाइड होगा, और तुम्हारे मामू से भी बात करूंगी, फिर अगर वो राजी हुए तो हाँ कर देंगे। उन्होंने अपना फैसला बताया था। ठीक है मेरी प्यारी अम्मी, वो उनके गले लगती बोली थी। फिर वो काफी देर उसके साथ बैठकर बातें करती रही थी। उनके जाने के बाद उसे फिर दारम खानजादा की कॉल याद आई थी। उसने अपने मोबाइल की तरफ देखा था, जो सुबह से बंद था। उसने मोबाइल ऑन करने की बजाय ऑफ ही रहने दिया था और चेंज करने के लिए चली गई थी। फिर सब कुछ जल्दी जल्दी तय हुआ था। जरार से उसका रिश्ता तय होने के बाद सबने मिलकर सोचा कि मंगनी की बजाय डायरेक्ट निकाह कर दिया जाए, और कुछ अरसे बाद रुखती, जिस पर सब राजी थे। तो जरार जिन दिनों घर आया हुआ था, तब उन दोनों का सादगी से निकाह कर दिया गया था। जीनिया को लग रहा था कि उसका निकाह के बाद दारम खानजादा उसका पीछा छोड़ देगा, लेकिन वो गलत थी। निकाह के बाद वो आज पहली बार कॉलेज जा रही थी। वो कॉलेज से वापसी पर पैदल चलते हुए जा रही थी, क्योंकि उसे अभी तक कोई रिक्शा नहीं मिला था। तभी फिर से वो जीप उसके पास आकर रुकी थी। वो घुराकर कुछ कदम पीछे हुई थी। क्या मसला है आपके साथ, बार बार क्यों आते हैं आप? वो गुस्से से बोली थी। दारम उसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखकर मुस्कुराया था। फिर उसने जीनिया का भरपूर जायजा लिया था, जो सफेद यूनिफॉर्म में बालों की पानी बनाए और दुपट्टा सर पे लिए बहुत प्यारी लग रही थी। बैठो, उसने जीनिया को इशारा किया था। मैं नहीं बैठूंगी, आपको जो बात करनी है यहीं करें। वो भी आज डरकर खड़ी थी। दारम ने आंखें सुकेड़ी थी। ये निकाह करवा के कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो गई? उसकी बात पर जीनिया ने गलत तर्क किया था। यानी वो निकाह के बारे में भी जानता था। आप मेरे कुछ नहीं लगते, और उस दिन गलती हो गई थी मुझसे, जो मैं वहां चली गई, इसलिए आज से आप मेरे रास्ते में ना आइएगा, वो जान छुड़वाने वाले अंदाज में बोली थी। दारम खानजादा जीप से निकलते उसके सामने आया था। क्या समझती हो तुम खुद को? निकाह करवा कर बचोगी मुझसे? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें दारम खानजादा के पास ही आना है। दारम खानजादा ने उसका नाजुक हाथ थामा था। ये क्या कर रहे हैं आप? उसने तेजी से अपना हाथ छुड़वाना चाहा था, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। अभी तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कर सकता हूँ बहुत कुछ, जैसे तुम्हारे शोर को मरवा भी सकता हूँ। दारम खानजादा ने उसे अपनी तरफ खींचा था और उसके कान में सरगोशी की थी। आप पीछे हटें, वरना मैं शोर मचा दूंगी, दारम खानजादा को धक्का देते हुए बोली थी। वो कह कहा लगाकर हंस दिया था। ठीक है, मचाओ शोर, मैं भी सबको बता दूंगा, बीवी है मेरी, और उसके गाल पर हाथ की पूंछ फेरते हुए बोला था। सीनिया ने उसका हाथ झटका था। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया तो। वो पीछे हुई थी। ठीक है, तुम्हें हाथ नहीं लगाता, फिर तुम्हारे शोर को लगा लूंगा। वो पीछे हटते जीप की तरफ बढ़ा था। आप उन्हें कुछ नहीं कह सकते, वो तेजी से बोली थी। क्यों नहीं कह सकता? तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इसकी तरफ पलटकर बोला था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जिनसे फौरन जीनिया ने नजरें चुराई थी। मैं तुम जैसे गुंडे के साथ कोई रिश्ता बनाने का सोच भी नहीं सकती, समझ आई तुम्हें? वो आपसे तुम पर आ गई थी, तो मेरी जान ये सोचने में बहुत देर नहीं कर दी आपने।
वो बालों में हाथ फेरते हुए तंजिया मुस्कुरा दिया। मैं अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, क्या तुम्हारे लिए यह काफी नहीं है? इसलिए खुदा का वास्ता है मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकते क्योंकि मैं नफरत करती हूँ तुमसे। मेरे बाप के कातिल हो तुम। वो उसके तंग करने से जीच होते अपने अंदर की हवा से निकालते चिल्लाई थी। दारम खानजादा ने आईब्रो चढ़ाते उसकी तरफ देखा था। मोहब्बत इंटरेस्टिंग। वो सर झुकाकर मुस्कुराया था। ओके, तुम अपनी मोहब्बत को बचाओ और मैं अपनी मोहब्बत को। वो जीप में बैठते बोला था। जीनिया ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। बेस्ट ऑफ लक क्यूटी, वो उसे कहते आंख मारकर जीप भगा ले गया। जीनिया काफी देर खड़ी बस कुर्ती कुचलती रही। उसकी बातें सोती रही थी। बदतमीज इंसान कब जान छोड़ेगा मेरी। और अगर इसने जरार को कुछ कहा दिया तो वो उसकी धमकी याद करते घबराई थी। नहीं अल्लाह जी प्लीज जरार को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना। वो दिल ही दिल में उसके लिए दुआ मांगने लगी। जो था उसका शोर, लेकिन वो उसे जानती तक ना थी। पूरा रास्ता वो उससे बचने के मंसूबे बनाती रही थी और जो आखिरी मंसूबा उसके दिमाग में आया, उसने सोच लिया था कि उस पर जरूर अमल करेगी। रात को उसकी अम्मी रात के खाने का इंतजाम कर रही थी। तब वो उनके कमरे में गई थी। उनके मोबाइल उठाए वो जरार का नंबर ढूंढ रही थी और थोड़ी सी ही मेहनत के बाद उसे जरार का नंबर मिल गया था। उसने जल्दी से वो नंबर अपने मोबाइल में सेव किया और बाहर निकल गई थी। रात को जब वो सोने के लिए अपने कमरे में गई तो कितनी ही देर वो मोबाइल हाथ में लिए लेटी रही थी। वो बार बार जरार का नंबर निकालती लेकिन उसे कॉल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं वो क्या सोचेगा। एक लड़की खुद उसे कॉल कर रही है, लेकिन मैं उनकी बीवी हूँ, कर सकती हूँ। उसने खुद को हौसला दिया था और फिर उसने हिम्मत करते कॉल की थी, जो कुछ देर बाद ही रिसीव कर ली गई थी। हेलो, मेजर जरार शाह इज हेयर। दूसरी तरफ से आती उसकी भारी आवाज सुनते जीनिया का दिल तेजी से धड़का था। जी मैं। उसने आंखें सख्ती से बंद करके खोली थी। मैं जीनिया बात कर रही हूँ, उसने तेजी से कहा था। एक लम्हे के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। जीनिया होंठ चबाने लगी थी। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। जी जीनिया बोले। फिर जब वो बोला, उसकी आवाज कदरे नरम थी। जीनिया को कुछ हौसला हुआ था। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जीनिया अब नॉर्मली बात करने लगी थी। जी करें, मैं सुन रहा हूँ। जीनिया को उसकी आवाज बहुत प्यारी लगी थी। शायद हलाल रिश्ते का असर था जो वो उससे बात करते हुए अब घबरा नहीं रही थी। जरार, वो मुझे आपको बताना था कि दारम खानजादा आपको मारना चाहता है, उसने कुछ हिचकिचाते हुए बताया था। व्हाट? दूसरी तरफ शायद उसे जीनिया के मुंह से कुछ इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। दारम खान को कैसे जानती हो तुम? तुम्हें पता है वो कितना बड़ा गुंडा है? जरार को जैसे यकीन नहीं आया था। मैं आपको सब बताती हूँ, प्लीज आप बाद में मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचिएगा। वो भी उठ कर बैठी थी। जीनिया, मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत क्यों सोचूंगा? तुम बताओ मुझे सब। जरार का लहजा अब दोबारा से नरमी लिए हुए था। वो तो हौसला करती उसे सब बताने लगी थी कि किस तरह उसके पापा का कत्ल दारम खानजादा ने किया था और किस तरह वो उसके पास गई थी और जैसे अब वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसकी बात मुकम्मल होने के बाद काफी देर वो कुछ बोला ही नहीं था। जरार, आप बोल क्यों नहीं रहे? वो आपको मारने की धमकी दे रहा है। प्लीज आप घर से बाहर मत जाना, उसने मासूमियत से कहा था। मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा तो ऑफिस कौन जाएगा? दूसरी तरफ जरार शायद मुस्कुराया। काम हो जाएंगे प्लीज। वो इतना कहकर चुप हो गई। आपको मेरी इतनी फिक्र है, इसे मैं क्या समझूं? वो अभी भी मुस्कुरा रहा था, जो कि उसके शरीर लहजे से पता चल रहा था। जरार, मैं सीरियस हूँ, उसने नाराजगी से कहा था। ओके ओके, तुम बेफिक्र हो। मेजर जरार को मारना इतना आसान नहीं है। पूरी फौज आ जाएगी दारम खानजादा को उठाने। अब वो कुछ संजीदा हुआ था। लेकिन प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा, उसने फिर से कहा था। क्या मैं इसे मोहब्बत समझूं? जरार ने खूबसूरती से सवाल पूछा था। एक लम्हे के लिए वो गड़बड़ाई थी। मोहब्बत ये जज्बा तो बिल्कुल नया था। वो तो जानती भी नहीं थी ये सब क्या है, लेकिन जरार से बात करते जैसे उसका दिल धड़क रहा था। ये कुछ नया जरूर था। मोहब्बत नहीं है, एक बीवी की अपने शोहर के लिए फिक्र है। फिर वो अपने दिल को डांटते बोली थी। ओके बीवी, अब ये शोहर नामुराद आपके लिए अपनी जान की हिफाजत करेगा, उसने मुस्कुरा कर कहा। तो दूसरी तरफ जिनिया के लब भी मुस्कुराए थे और फिर पहली बार उन दोनों ने 1 बजे तक एक दूसरे से बात की थी। अगले कुछ दिन दारम खानजादा की तरफ से खामोशी छाई रही थी।
आज वो कॉलेज आई थी। सबसे पहले वो रुबाब का बात उठाते उसे कदरे साइड पर लेकर गई थी, जहाँ स्टूडेंट्स भी थे। रुबाब, तुमने उस दिन मुझे किसी गुंडे के पास भेजा था, वो उसे ऐसे बोली थी, क्योंकि जिस दिन से उसे दारम खानजादा की सच्चाई पता लगी थी, उस दिन से रुबाब से मुलाकात नहीं हुई थी। इस गुंडे का दिया था? उसने नसमझी से पूछा था। ये तो तुम बताओ ना मुझे। क्यों? क्या तुम्हें ये बताते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हें अपने दोस्त के साथ इस तरह ट्रेप करते हुए तुमने मेरे साथ झूठ बोला और मुझे दारुण खानजादा के पास भेज दिया। वो पहले चिल्लाई थी और आखिर में शर्माई कैफियत में बोली थी, हाँ झूठ बोला। क्या कर लोगी तुम? रुबाब को उसका ऊंची आवाज में बोलना अच्छा नहीं लगा था। जीनिया को यकीन नहीं था वो यूं इस तरह मान जाएगी। उसे लगा था वो एक्सक्यूज करेगी, कहेगी ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उसने तो फौरन मान लिया था। क्यों किया था तुमने ये? उसने बेयकीनी से पूछा। तुम्हें पता है जीनिया, तुम अटेंशन सीकर हो। कॉलेज में जहाँ होती हो वहाँ कोई और नजर नहीं आता, हर कोई सिर्फ तुम्हारी तारीफ करता है। जीनिया गुड लुकिंग है, जीनिया टॉपर है, जीनिया में ये क्वालिटी है, जीनिया में वो क्वालिटी है। मैं थक गई थी। इस सब से पहले मैं तुम्हारे साथ मुखलिसी थी, लेकिन तुम्हारे साथ होते हुए मेरी जात माइनस होने लगी थी। इसके बाद फिर तुम्हारे पापा की डेथ हो गई तो सब की हमदर्दियां तुम्हारे साथ हो गई, जो मुझे बुरा लगता था। आखिर मेरे होते हुए किसी और को इतनी तवज्जो दे सकता है, इसलिए भेजा था मैंने तुम्हें वहां, ताकि तुम कभी भी सर उठाकर न चल सको। वो लोग तुम्हारे साथ वो सब करें कि जिस लड़की पर सबको फख्र है उससे सब नफरत करने लगे। वो अपनी नफरत में न जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। जिनिया की आंखों में आंसू आने लगे थे। ये उसकी दोस्त थी, उसकी बचपन की दोस्त। ठीक है, आज से मैं तुम्हारे साथ कहीं नजर नहीं आऊंगी। गलती आइंदा के बाद। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अपने आंसू जब्त करते हुए बस इतना ही बोली थी और वहां से भाग गई थी। रुबाब ने सर झटका था। जरार और जीनिया की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई थी। अब वो दोनों घंटों फोन पर बातें करते थे, कॉल्स करते थे, मैसेज करते थे। उन दोनों की सुबह एक दूसरे से होने लगी थी और फिर रात को भी एक दूसरे से बात करते करते गुजरती थी। अभी तक दोनों तरफ सब परफेक्ट था। आज भी वो बैठी हुई थी जब अम्मी उसके कमरे में आई थी। सीनिया, तुमसे एक बात करनी थी। वो आकर उसके पास बैठी थी। जी अम्मी, उसने पाँव सिमटे थे। जीनिया, तुम्हारे ससुराल वाले चाहते हैं तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। तुम क्या चाहती हो? उन्होंने बताया। तो जीनिया जरार की बातें याद करते मुस्कुराई थी। अम्मी, जैसे आपकी मर्जी, उसने फरमानदारी से कहा था। खुश रहो मेरी बच्ची। फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि आकर तारीख रख जाएं। उनकी बात पर उसने इस बात में सर हिलाया था। फिर वो चली गई थी, लेकिन जीनिया जरार को याद करते काफी देर मुस्कुराती रही थी। और फिर सब बहुत जल्दी हुआ था और जीनिया की रुखसती तय हो गई थी। तभी एक फोन कॉल उसे आई थी, जो कि वो देखते ही पहचान गई थी कि किसकी है। अब भी उसने गुस्से से कॉल अटेंड की थी। हेलो मेरी जान, कैसी हो? दारम खानजादा की आवाज सुनते ही उसके माथे पर बल पड़े थे। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों पीछे नहीं हट जाते तुम? वो गुस्से से बोली थी। तुम मेरी हो जाओ, मैं आज ही तुम्हारा हो जाऊंगा। उसने एक अदा से कहा था। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। उसने इल्तिजा की थी, अगर मैं पीछे हट जाऊं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? दारम खानजादा ने चैलेंज किया था। इतना कुछ दिया तो है मैंने आपको, आप वो रख लें। उसने भी उसे लालच दिया था। वो सब वो कह कहा लगाकर हंस दिया था। खुद को दो तो बात बनेगी ना जाना, उसने हंसते हुए कहा था। तो जीनिया ने गुस्से से मोबाइल बंद किया था। क्या जाहिर इंसान है, इसने गुस्से से पूछा था। और फिर जीनिया ने दारम की किसी भी बात को सीरियस लेना बंद कर दिया था। जरार शाह से शादी करवा ली थी। आज उसकी रुखसती थी। वो दुल्हन बनी उस कमरे में बैठी थी। एक ऐसा इंसान जिसे वो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन काफी हद तक जानने लगी थी, लेकिन आज तक उसे देखा नहीं था। वो सर झुकाए बैठी थी। जब वो अंदर दाखिल हुआ था तो जिन्या का सर मजीद झुका हुआ था। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ उसके करीब आया था, जो सर झुकाए बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम, जरनार ने पास बैठते सलाम किया था और जिनिया को लगा ये आवाज उसने कहीं सुनी हो। उसने चेहरा उठाया था और वहीं वो साकित हुई थी। ब्लैक शेरवानी पहने, बालों को अच्छे से सेट किए, बालों की नई कटिंग की गई थी, बियर्ड और मूछें
भी हल्की हल्की सेट की गई थी। वो बिल्कुल उसके सामने बैठा था। दारम खानजादा उसके मुंह से बमुश्किल निकला था। कैसा लगा सरप्राइज बेबी? उसने शोक लहजे में पूछा था। जरार कहाँ है? उसने घबरा कर पूछा था। जिनिया को लगा शायद उसने जरार के साथ कुछ कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा और देखो, उसने हंसते हुए कहा था। कौन हो तुम? जीनिया ने घबराते हुए पूछा था। अगर असल नाम बताया तो जरार शाह नाम है। एक मेजर आर्मी ऑफिसर हूँ। उसने अपना तारुफ करवाया था। तो दुनिया की आंखें मजीद फैली थी। झूठ बोल रहे हैं ना आप? वो ये सब नहीं मानना चाहती थी। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आज से 2 माह पहले तुम्हारा निकाह मेरे साथ ही हुआ था। उसने बेड पर जीनिया के सामने लेटते हुए कहा था। मैं कैसे मानूं? वो अभी भी मानने से इनकारी थी। जीनिया, मैं जरार शाह एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं एक मिशन के लिए यहाँ गुंडा बनकर आया था। मैं यहाँ करप्ट और गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस लोगों को गिरफ्तार करवाने के लिए आया था। और इसी सब में ही तुम्हारा बाप मारा गया, क्योंकि तुम्हारा बाप भी एक करप्ट इंसान था। उसकी बात पर जीनिया की आंखें फैली थी। मेरे पापा ऐसे नहीं थे, वो फौरन से बोली थी। मेरे पास सबूत हैं जो सुबह दिखाऊंगा। फिलहाल मैं हसीन लम्हों को जाया नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। जीनिया जरार शाह ने उसका हाथ थामा था। लेकिन मुझे सब जानना है, वो बजीद थी। फिर जरार शाह ने उसे सारी हकीकत बताई थी। जीनिया का बाप एक पुलिस वाला था, लेकिन वो बहुत ज्यादा करप्ट इंसान था। कितने ही गरीब लोगों के काम बंद हो गए थे। और जब दारम खानजादा उस इलाके में आया था तो उसने करप्ट पुलिस वालों पर नजर रखी थी। और फिर जब उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे हो गए तो हिसाब में उसे मार दिया था। जीनिया मजीद नहीं बोली थी। क्या वाकई उसका बाप करप्ट था? क्या वो इतना अरसा धोखे में रही थी? जीनिया की आंखों में आंसू आने लगे थे। दारम खानजादा ने उसके दोनों हाथ थामे थे। वो रोते हुए उसके कंधे पर लगी थी। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी। आपको ये सब मुझे बताना नहीं चाहिए था। मैं चाहकर भी अपने बाबा से नफरत नहीं कर सकती। वो दुनिया के लिए बुरे होंगे, लेकिन वो मेरे लिए बुरे नहीं थे। वो मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक पुलिस वाला करप्ट होगा, लेकिन एक बेटी से पापा करप्ट नहीं थे, इसलिए मैं कभी उनसे नफरत नहीं कर पाऊंगी। वो उसके कंधे से लगी बोल रही थी। जीनिया, मैंने नहीं कहा तुम अपने बाप से नफरत करो। ये उनका और अल्लाह का मामला है। तुम बस उनके लिए दुआ किया करो। दारम ने उसका चेहरा पीछे करते हुए उसके आंसू साफ किए थे। उसने इस बात में सर हिलाते हुए अपने आंसू खुद साफ किए थे। आप सच में जरा रहे हैं? जब उसने आंसू कुछ थमे थे तो उसने दोबारा पूछा था। अल्लाह, लड़की में तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? दारम खानजादा ने हाथों में सर थामा था तो वो उसके अंदाज पर हंस दी। लेकिन मैं क्या करूं? वो रुहासी हुई परेशानी से बोली थी। क्या हुआ? जरार भी परेशान हुआ था। मैं मोहब्बत जरार शाह से करती हूँ और जो मेरे सामने बैठा है वो दारम खानजादा है। और मैं दारम खानजादा को जरार शाह नहीं मान सकती। मुझे यकीन ही नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको दारम ही कहूंगी। उसने आंखें घुमाते हुए कहा था। दारम खानजादा जिसे लग रहा था कहीं वो कुछ ऐसी डिमांड ना कर ले जो वो मान ना सके, लेकिन उसकी बात समझकर उसका दिल चाहा वो कह कहा लगाए। चलो, मैं तुम्हारा दारम ही सही और हमेशा रहूंगा। दारम खानजादा ने उसके दोनों हाथ थामे थे और फिर दारम खानजादा ने उसके दोनों हाथों पर लब रखे थे। वह जरार शाह से शादी करने के लिए खुश थी, लेकिन दारम खानजादा बुरा नहीं था। फिर उसने जीनिया के कान से एयरिंग निकाला था और जीनिया के सुर्ख होते कान को देखकर उसने जीनिया को घूरा था। किसने कहा था इतने भारे एयरिंग्स पहनो? वो दूसरे कान से भी एयरिंग्स उतारते बोला था। मेरी शादी थी, वो भी इकलौती। अब इतना तो बनता था। और मुझे क्या पता था कि मेरी शादी आप जैसे गुंडे से हो जानी है? वो गुनगुनाते बोली थी। मैं गुंडा नहीं हूँ। न चाहते हुए भी दारम खानजादा ने वजाहत दी थी। मैं तो गुंडा ही कहूंगी। हमेशा जो मुझे राह चलते तंग करता था, उसने भी दारम खानजादा को तंग करते हुए कहा था। वो अब जीनिया की पाकी ज्वेलरी उतार रहा था। देख लो, ये गुंडा बहुत भारी पड़ सकता है। दारम ने उसका नेकलेस उतारने के बाद उसकी गर्दन पर उंगलियां फेंटे कहा था। जीनिया के सारे वजूद में सनसनी हुई थी। दारम प्लीज, वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन दारम खानजादा ने उसकी गर्दन पर लब रखे
और फिर उसे अपनी मोहब्बत में भिगोता चला गया और ज़ेनिया की सारी मज़ाहमत उसके आगे दम तोड़ गई। इस हकीकत को कबूल करना मुश्किल था, लेकिन वो कर चुकी थी। अब ज़ेनिया की मंजिल सिर्फ दारम खानज़ादा था। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल अगली कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।